हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th जो हमारा चल रहा था एमसीक्यू, आपको पता ही होगा। हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें एक दो चैप्टर बचे थे, तो बीच में मैंने रिज्यूम करी थी ये सीरीज, पॉज कर दी थी। अभी मैं रिज्यूम कर रहा हूँ इसको, जल्दी ख़त्म करते हैं। फिर इसके बाद 12 के भी हम हर हफ्ते में एक एक चैप्टर भी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पलर की बहुत इम्पोर्टेंस है आपके एग्ज़ाम में, नीट और जेई में तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इनको ज़रूर देखें। चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन सही करना है जब भी एग्जाम में आएगा। करें कि वाटर वेव प्रोड्यूस बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन अ वाटर आर। आप देखते होंगे जो हमारी वाटर वेव होती है कौन प्रोड्यूस करता है, जिसे मोटर बोट, जो मोटर बोट होती है पानी में जब चलती है तो कौन सा वेव प्रोड्यूस करती हैं। तो बच्चों ये जो मोटर बोट है ये हमारी लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स वेव दोनों प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ वाला, इसका ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये ट्रांसवर्स और लेटरल वाइब्रेशन दोनों पार्टिकल, जो पार्टिकल है हमारे मीडियम में, लेटरल के साथ साथ ट्रांसवर्स भी होता है, उसको हम क्या है, तो इसलिए ये दोनों करती है, लॉन्गिट्यूडल भी ट्रांसवर्स भी। एक बार हम थोड़ा सा इसमें क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी वेव होती हैं बच्चों, जो भी वेव हैं, जितनी भी टाइप की वेव होती हैं, वो हम अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग टाइप में उसको कैटेगराइज करते हैं। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम की बात करें कि मीडियम के बेसिस पे वेव कितने टाइप की होंगी, तो जब आप मीडियम लेंगे तो मीडियम के बेसिस पे वेव हमारी तीन तरह की होती हैं। पहली वेव आप उसको बोल देते हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल। और सेकंड वन, अगर मीडियम के बेसिस पे आप वेव को कैटेगराइज करें तो उसको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ऐसी वेव जिसे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है मैकेनिकल कहते हैं, और ऐसी वेव जिसे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको हम नॉन मैकेनिकल कहते हैं, ठीक है। और एक और होता है जो आपने क्लास 12 में पढ़ोगे, मैटर वेव, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है बच्चों, जैसे साउंड वेव है, सेस्मिक वेव है, वाटर सरफेस पे जो वेव है, ये सब मैकेनिकल वेव हैं। जिस जिस वेव को मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल, जिसको मीडियम नहीं चाहिए, जैसे ईएम वेव क्लास 12 में पढ़ोगे इसको भी आप, तो उसको नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। ये तो मीडियम के हिसाब से है। अगर आप वाइब्रेशन के बेसिस पे वेव को कैटेगराइज करें तो दो तरह की वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जो हमारी वेव है, अगर हमारे जो पार्टिकल उसमें वाइब्रेट कर रहे हैं वो हमारे डायरेक्शन के, जो वेव प्रोपागेशन है उसके पैरेलल हमारे वाइब्रेशन है, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव। और अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। पैरेलल और परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये जो वेव होती है बच्चों, कॉम्प्रेशन और रिफ्रैक्शन के फॉर्म में चलती है, जबकि ये वाली वेव जो है हमारी क्रेस्ट और टो के फॉर्म में चलती है। तो ये वाली जो वेव है बच्चों, लॉन्गिट्यूडल वेव जो भी हैं, ये एक तरह से आप बोल दो कि मैकेनिकल, इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडल वेव को हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आप कह सकते हैं साउंड वेव, साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडल वेव है। और वहीं पर अगर आप ये करें ट्रांसवर्स वेव करें, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन, या आप देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद स्पीड v एंटर इन अनदर मीडियम विद स्पीड 2v। तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी सेकंड मीडियम में, ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछा है कि सेकंड मीडियम में वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक। देखो, फ्रीक्वेंसी अगर आपकी पहली मीडियम में v है तो सेकंड मीडियम अगर v1 है तो बच्चों फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम रहती है, तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर पहली मीडियम में v है और दूसरी मीडियम में v1 है तो दोनों सेम रहेगी। अब देखो,
पहली में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा स्पीड ओवर वेवलेंथ, और दूसरे में हो जाएगा स्पीड v1 ओवर वेवलेंथ λ1। तो यहाँ से आप λ1 निकाल सकते हो v1 ओवर v इंटू लेमडा निकाल सकते हो। अब आपसे करें सेकेंड मीडियम में अगर स्पीड 2v हो जाएगी तो कितना होगा, तो 2v बाई लेमडा, तो v से v कट जाएगा, तो लेमडा हो जाएगा आपका लेमडा बाई 2 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप इसको इजीली कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो साउंड की स्पीड है एयर में वो किस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो बच्चों जो हमारे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है वो है सी वाला, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्पीड ऑफ जो साउंड है हमारी वो इंक्रीज होती है जब आप ह्यूमिडिटी में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमें ये थर्ड क्वेश्चन हमें दिया था। अब देखो होता क्या है, जो हमारी स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड है, उसका फॉर्मूला जो हमारा लास्ट में लैप्लेस करेक्शन हुआ तो प्रेशर ओवर डेंसिटी होता है। तो देखो लिखा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, दूसरा क्या लिखा है, इंक्रीज विद प्रेशर, ये तो आपको दिख ही रहा है। और तीसरा क्या लिखा है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो बच्चों होता क्या है, जो हमारी यहाँ पर डेंसिटी है, अगर आपकी जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो इंक्रीज होती है आप जब ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। अब बात करें कि टेम्परेचर पे डिपेंड, तो आप देख सकते हैं आप पी से क्या निकाल सकते हैं, टी में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा जो भी साउंड वेव है, साउंड वेव हमारी इंडिपेंडेंट होती है, ये बात आप ध्यान रखना, किस किस के, प्रेशर के, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के, एम्पलीट्यूड के, इन सब के हमारे इंडिपेंडेंट होती है। और अगर आपसे कहेंगे टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, तो टेम्परेचर के टर्म्स में हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है गामा आर टी ओवर एम। क्लियर है यहाँ तक, तो ये बात भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम। अब देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आ गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी वाला। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे किसी मीडियम का, तो हमारा कह रहा है मीडियम चेंज वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, अभी भी मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड में इंडिपेंडेंट होता है, वैसे ही लाउडनेस पे भी डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड किस पे करती है, वेवलेंथ पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विथ प्रोपागेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव थ्रू अ मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज। देखो बच्चों, अगर आपका लॉन्गिट्यूडल वेव मीडियम में जाती है, तो मैंने आपको बताया, तो जब ये मीडियम में चलती हैं तो हमारा जो टोटल एनर्जी है ना वो हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है वो हमारा क्या होगा, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो हमारा इसमें मैटर का ऐसे हमारा बिना मैटर के एक्सचेंज करके निकल जाती है। तो एनर्जी एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, एनर्जी आपकी एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है जो आपकी क्या होती है, ट्रांसमिट होगी यहाँ पे, तो एनर्जी होगी, मैटर को लेके नहीं होती है। ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडल वेव में जब किसी मीडियम से जाती है तो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होता है, और एनर्जी जब किसी मीडियम से जाती है तो वो मैटर को ट्रांसफ़र किए बिना ही निकल लेती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा अगर मैटर चेंज ही नहीं हो रहा तो मोमेंटम कैसे चेंज होगा, समझ रहे हैं। तो जब भी हम लॉन्गिट्यूडल वेव को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, मैटर नहीं। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर वेव मोशन। देखो फिर से ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी वेव कहाँ जाती, देखो लिखा है मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपागेट थ्रू ऑल मीडियम। कह रहे हैं कि मैकेनिकल जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है, मतलब जो ट्रांसवर्स वेव है, ये कह रहे हैं कि सब में, सॉलिड में क्या कह रहे हैं, सिर्फ ऑल मीडियम में मूव करेगी कह रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडल वेव कैन प्रोपागेट थ्रू
सॉलिड ओनली, ये भी गलत है। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपागेट सॉलिड ओनली, ये सही है। जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है बच्चों, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करती है। और लॉन्गिट्यूडल वेव कैन प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो हमारी लॉन्गिट्यूडल वेव है उसको मीडियम चाहिए, ठीक है, तो वैक्यूम में तो जाएगी नहीं। अब मीडियम अगर आप देखें, जो हमारा लॉन्गिट्यूडल वेव है वो हमारे सभी में जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो। लॉन्गिट्यूडल वेव जो है हमारी वो ऑल मीडियम में जाती है, सारे मीडियम में ट्रांसफर होती है। सारे मीडियम मतलब सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, और वहीं जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव की एक कहानी ये है कि हमारी ट्रांसवर्स वेव बच्चों वहीं प्रोपागेट हो सकती है जहाँ पर टेंशन हो, समझ रहे हैं, टी फॉर ट्रांसवर्स, टी फॉर टेंशन। तो टेंशन में या तो ये सॉलिड में मूव करती है, सॉलिड में तो ये करती है, या बच्चों ये हमारे लिक्विड के सरफेस में भी मूव कर सकती है, ठीक है, लिक्विड के सरफेस में। और या जैसे आपने स्ट्रिंग पढ़ा होगा, तो स्ट्रिंग में आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है क्योंकि उसमें स्ट्रेस होता है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपागेट थ्रू ऑल मीडियम, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो सॉलिड में मूव करती है या सॉलिड जैसे सरफेस में मूव करती है। दूसरा लॉन्गिट्यूडल सॉलिड ओनली, ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए थर्ड वाला इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, अ साउंड वेव इज पासिंग एयर कॉलम इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, अभी बताया था आपको। तो कह रहे हैं इन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन कौन सा इसमें सही होगा। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है, मैंने अभी भी आपको बताया था, कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन से क्या होगा, हमारी जो डेंसिटी है मीडियम की वो चेंज होगी, समझ रहे हैं, डेंसिटी मीडियम की चेंज होगी। कंप्रेशन में हमारी डेंसिटी मैक्सिमम हुआ करती है और रिफ्रैक्शन में आपकी डेंसिटी मिनिमम हुआ करती है, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। सेकंड कह रहे हैं, देखो जैसी डेंसिटी चेंज होगी तो हमारा क्या होगा, मास चेंज होगा। मास चेंज होगा तो आपका बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा। बॉयल लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो बी ऑप्शन भी गलत। बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर ऑसिलेट, तो बच्चों बल्क मॉड्यूलस सेम रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक इक्वेशन है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, आपको इक्वेशन दी है और कह रहे हैं ऑन रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स 2/3 ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा। तो बच्चों देखो पहले तो आप एम्पलीट्यूड निकाल लो, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2/3 ऑफ इंसिडेंट 0.6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 और यह जाएगा 0.4 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जहां पर 0.6 है वो पहले तो कैंसिल हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब 0.4 देखो जब भी रिफ्रैक्शन होगा डेंसर मीडियम से बच्चों तो 180 डिग्री का फेज चेंज हो जाता है, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपकी इंसिडेंट की इक्वेशन ये है, कोई भी प्रोग्रेसिव वेव है और उसकी इंसिडेंट की इक्वेशन ये है साइन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई टी माइनस वही x बाई लेमडा, तो इसकी जो रिफ्रैक्शन की जो हमारी इक्वेशन होगी वो आपकी a, अगर ये चेंज हुआ है, अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो ये हम निकालेंगे 2 पाई, और बच्चों होता क्या है t x बाई लेमडा प्लस पाई, फेज कितना चेंज हो जाता है पाई का, तो 180 प्लस थीटा माइनस का आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहे हैं और स्ट्रिंग ऑफ मास इतना इज अंडर टेंशन इतना, द लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग इतना, ट्रांसफर वेग इज स्ट्रक वन ऑफ इतना, तो डिस्टर्बेंस विल रीच अदर एंड इन, तो आपको क्या पूछा है इसमें कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों देखो कोई भी स्ट्रिंग की जो स्पीड होती है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो v इक्वल टू क्या होगा टी ओवर म्यू, और म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, v क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। अब देखो अब सपोज आपका यहाँ कोई सोर्स है जैसे जो आपसे कह रहे हैं और ये आपका
फिक्स एंड है, तो इसकी जो डिस्टेंस आपको दी है स्ट्रेच स्ट्रिंग की वो दी है 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर है और टेंशन इसका अपना दिया है, टेंशन भी दिया है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, टाइम। तो आपको पता होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो v इंटू टी करना पड़ेगा। तो v इंटू टी करोगे तो आप t की वैल्यू निकाल दोगे। डिस्टेंस है आपका 20 और v है आपका v। अब v निकालिए पहले, तो v इक्वल टू हो जाएगा √t ओवर m ओवर l। तो यहाँ से v निकालिए, इसमें पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0.5 आता है। ठीक है, चलिए ये कैलकुलेशन है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें ना आपको ग्राफ दिए हैं। ग्राफ कैसे दिए हैं, कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, ठीक है, और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही है, विस्टरिंग कर रही है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशन एट कांस्टेंट स्पीड v। तो एक कांस्टेंट स्पीड से वो स्टेशन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो कह रहे द ट्रेन गोज पास्ट अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशन। कोई एक स्टेशनरी हम जैसा बंदा खड़ा होगा वहां पे, उसको छोड़ते हुए चलिए आगे ट्रेन। तो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड डैश ऑफ साउंड एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर। तो हम जैसे जो लोग हैं, हमने जो फ्रीक्वेंसी सुनी, ऑब्जर्व करी, वो हमारा नीचे जो ग्राफ है उसके हिसाब से कैसे आप दिखाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 ऑप्शन में आप इसको कैसे करेंगे ये दिया है। तो ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मतलब एपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो डॉपलर इफेक्ट की वजह से होगी। अब देखो बच्चों, मान लो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एन नॉट है। मान लो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है, एन नॉट है। एन नॉट हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है यहां तक, एन नॉट, एक मिनट, एन नॉट हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और उस समय जो मीडियम में स्पीड है वो v है। क्लियर। अब जैसे ऑब्जर्वर स्टेशनरी था तो उसने जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनी na, वो कितना सुनेगा, डॉपलर के फॉर्मूले से आप लगा दो, vs ऊपर होता है माइनस v नॉट, हमने वो 0 कर दिया, इंटू n ऑब्जर्वर हो गया। अब आप बताइए जब ट्रेन उसको पास कर जाएगी तो हमारा कौन सा कर्व इसमें होगा, तो आप देख सकते हैं तो इसका सी वाला कर्व होगा। ठीक है, ये सी वाला कर्व है, ये रिलेशन आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो 2 तरह के एमसीक्यू है। ठीक है, मतलब इसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब देखो ये जो ट्रांसवर्स वेव दिया है ना, इसको आप खुद ही करेंगे। देखो ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन होती है बच्चों वाई ए साइन, मैं आपको एक मेथड बता देता हूं जिससे आप खुद करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। के ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, ये हमारी इक्वेशन है हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग, जो आपको ये नीचे लिखी हुई है। ठीक है, जहां पर ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, के वेव वेक्टर, एक्स आपका वही किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, फाइव फेज। ठीक है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, एफ है फ्रीक्वेंसी, और के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। क्लियर है यहां तक। और देखो एक्स का जो साइन है, एक्स का जो साइन है उसके आगे अगर प्लस है या माइनस है वो बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, अब जैसे ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेव कहां से कहां जा रही है, वेव राइट टू लेफ्ट जा रही है। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर हमारा x पॉजिटिव है इसका मतलब वेव राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो यहाँ तो x पॉजिटिव है तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरा करें स्पीड कितनी होगी, समझ रहे हैं, तो स्पीड आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो स्पीड। स्पीड निकालने में आपको इस फॉर्मूले की यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। ठीक है, और एक बार फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी तो फिर आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो उसकी स्पीड की। ठीक है, और यहाँ से फिर वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो इसको आप घर में करिएगा, इजी क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन ये भी वही है, देखो अगर आप ध्यान से देखो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेंथ दी है स्ट्रिंग की, सेम क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। वेव की इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अभी भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं वैसे, बस मोर देन 1 में ऐसा होता है कि थोड़ा सा सही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड, स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड
डिपेंड्स अपॉन। तो बच्चों जो स्पीड ऑफ साउंड है, देखो फॉर्मूला आना चाहिए आपको, स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड, फ्लूइड में फॉर्मूला होता है B/P। B है बल्क मॉड्यूलस और जो नीचे P है ये है डेंसिटी, रो है, ठीक है। तो जो हमारी स्पीड है ये 1/रूट रो के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो किसी भी फ्लूइड के लिए तो बीटा कांस्टेंट रहेगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इनवर्सली, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहे हैं डूरिंग प्रोपागेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव, तो जब हम कोई प्रोग्रेसिव वेव को भेजते हैं तो क्या होता है, कह रहा है ऑल पार्टिकल आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये बिल्कुल गलत है बच्चों, सारे पार्टिकल वाइब्रेट कैसे कर सकते हैं सेम फेज, ठीक है। दूसरा जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एक प्रोग्रेसिव वेव है, ये है मान ऐसे जा रही है, तो देखो एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसी रैंडम पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये कैसे है, नहीं है। बी क्या कह रहा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल इज इक्वल, तो ये तो सही है, देखो एम्पलीट्यूड सबका इक्वल होगा। तीसरा कह रहा है पार्टिकल और मीडियम एग्जीक्यूट एसएचएम, ये भी सही है बच्चों, ये एसएचएम अपने मीन पोजीशन पे करके डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो सी ऑप्शन भी सही है। वेव वेलोसिटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, बिल्कुल सही है, तो ए गलत है, बी सी डी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन है। 15 क्वेश्चन देखो फिर आ गया 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपको एक ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट वेव दी है, कह रहे हैं कि ऑल द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, ठीक है, वाइब्रेट विथ। तो आपसे कह रहे हैं इस कंसेक्यूटिव नोड पे क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका जो हमारा नोड का है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो आपको कर्व दिया है टू कंसेक्यूटिव नोड में, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, जब कंसेक्यूटिव नोड की बात करेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फेज सेम रहता है, एनर्जी सेम नहीं रहती है, और डिफरेंट उनका एम्पलीट्यूड रहता है, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये अगेन डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आप देखें क्वेश्चन कह रहा है कि और ट्रेन स्टैंडिंग इन स्टेशन यार्ड ब्लो ऑफ विस्टल ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, तो आपको वी ऑब्जर्वर वी ओ दे रखा है कितना, 4000 हर्ट्स। द विंड स्टार्ट ब्लोइंग इन द डायरेक्शन यार्ड टू द स्टेशन विद स्पीड इतना, हवा चल रही है और उसकी स्पीड कितनी है, विंड की 10 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहे हैं इसी में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी स्पीड होती है स्टिल वाटर में, वो 340 हो गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज इतना। तो बच्चों देखो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव हैं ना, दोनों स्टेशनरी हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करेगा वो सेम करेगा, तो 400 ही करेगा जितनी वो भेजेगा, अगर वो मोशन में नहीं है तो बराबर करेंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड फॉर ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज 350। तो सिंपल सी बात है, ये तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 340 आ रही है आपकी स्टिल वाटर की, 10 आ रही है हवा की, तो कितने हो जाएंगे 350, ये भी सही है भैया। तीसरा क्या करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज हर्ड बाय द स्टैंड विल इंक्रीज। तो भैया ये तो गलत बात है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई भी फैक्ट नहीं है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो रिलेटिव मोशन है उसके बीच में, उसमें कुछ ऐसा असर नहीं पड़ता है, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। चलिए 617 क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्टेशनरी वेव। कह रहे हैं कि एवरी पार्टिकल हैज अ फिक्स एम्पलीट्यूड विच इज डिफरेंट फ्रॉम एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स नियरेस्ट पार्टिकल। बिल्कुल सही है बच्चों, सबका सेम नहीं होगा लेकिन सबका फिक्स होगा। ऑल पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजिशन एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही है, ठीक है, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। तीसरा ऑल द पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग विद सेम एम्पलीट्यूड, तो ये गलत है, अभी भी बात हुई है, फिक्स एम्पलीट्यूड होगा, अपने जो नेबर में है उनसे अलग भी हो सकता, अलग ही होगा। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस एनी प्लेन, ठीक है, तो ये भी सही है। देयर आर सम पार्टिकल विच आर ऑलवेज एट रेस्ट, तो बच्चों ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि नोड एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो वहां पर क्या होगा, सारे पार्टिकल रेस्ट पे रहेंगे जो जो नोड पे होंगे, और जो एनर्जी होगी बच्चों जो कन्फाइंड होंगे दो नोड के बीच में ना, तो वहां पर कोई ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो ये था मेरा आज वेव, आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा।
और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया समझ में तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।